इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग डेटा कैसे यूज़ होती है। पिछले लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, किसके काम आती है। इस बार हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग डेटा क्या होती है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि जो अकाउंटिंग डेटा है उसी को लेकर आगे चल के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनती है। सही है। डेटा कुड बी नंबर्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है डेटा। और उसके बाद उस डेटा में से मीनिंगफुल चीज़ निकाल कर फिर हम क्या बनाते हैं, इंफॉर्मेशन बनाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक। देखिए, ये हमारे पास बच्चे थे, एक, दो, तीन, और लिस्ट गोज ऑन। सही है। अब हमारे पास क्या है, इस बच्चे के 10 नंबर आए हैं, इसके 15 आए हैं, इसके 16 आए हैं। ठीक है। तो अब ये सारे हमारे पास डेटा है कि ये बच्चों ने, इन बच्चों ने इतने इतने मार्क्स उठाए। ये सारे बहुत सारे बच्चे हैं और उनकी सारी मार्क्स लिखी हुई है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये डेटा हो गई। अब हमें इससे इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है इस केस में? इंफॉर्मेशन ये हो सकती है कि कितने बच्चे पास हुए हैं। तो पासिंग नंबर क्या है, 50। तो हम इसको ऐसे सॉर्ट करेंगे कि हमारे पास सिर्फ वो बच्चे आए जिनकी मार्क्स 50 या अबव हो। सही। तो फिर वो बच्चे आ जाएंगे और फिर उनका नंबर आएगा कि भाई 4 बच्चे थे जिनके मार्क्स 50 अबव थे और जो कि पास हुए हैं। तो अब हमारे पास डेटा क्या थी, डेटा इतनी सारी थी, इतने बच्चे हैं, इतने उनके नंबर हैं, इतनों ने 50 से ऊपर जो है वो सारों के नाम आ गए। उसके बाद हमारे पास मेन जो इन्फॉर्मेशन क्या आई कि 4 बच्चे पास हुए हैं, मतलब उनका 50 से ज़्यादा स्कोर है। तो ये 4 बच्चे पास होने वाली और बाकी कितने बच्चे फेल हुए हैं, ये हमारे पास क्या है, इन्फॉर्मेशन। और बाकी ये सारे नंबर्स वगैरह क्या है, ये हमारे पास डेटा है। तो डेटा का एज सच डायरेक्ट यूज नहीं होता। उससे जो इन्फॉर्मेशन बनाते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होती है, उसके बेस पे हम डिसीजंस कर सकते हैं। डेटा ऑफ कोर्स यूजफुल है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बनाता है, पर मेजर हमारे डिसीजंस लेने में क्या काम आती है, इन्फॉर्मेशन काम आती है। तो ये बात याद रखिएगा। तो अब डेटा, अकाउंटिंग डेटा कैसे यूज होती है? तो अकाउंटिंग डेटा यूज करने, यूजर्स के वेरियस मेथड्स होते हैं और डिफरेंट तरह से उनका यूज किया जाता है। जैसे क्या होता है कि डेटा यूज करते हैं कुछ लोकेट करने के लिए, कुछ शो करने के लिए, कुछ प्रोसेस करने के लिए। जैसे हमने बात की ना, ये सारी डेटा को यूज किया, उसके बाद प्रोसेस किया है कि भाई अब हमें दिखाई दे कि कितने बच्चे पास हुए हैं। और अकाउंटिंग डेटा को चेक करने के लिए भी डिफरेंट मेथड्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो लोकेट कैसे करेंगे, ठीक है, अकाउंटिंग डेटा को? तो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स होती हैं। स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स, प्री बिल्ट रिपोर्ट्स किस में होती हैं? वो होती हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। कोई भी कंपनी इस जमाने में ऐसा नहीं होता कि किताबें और पेजेस हजारों लेके बैठी हुई हो और उस पर काम कर रही हो। सारे तकरीबन एक्सेल यूज करते हैं। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ना यूज करते हो तो भी उससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑप्शन होता है कि वो हमें रिपोर्ट बना के देता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस फील्ड में स्पेसिफिक। तो सॉफ्टवेयर में वो पहले से बिल्ट इन चीज़ें होती हैं। तो फिर वो हमें रिपोर्ट जस्ट बना के दे देता है एक सिंगल प्रेस ऑफ बटन से। सही है। और दूसरा क्या होता है, डैशबोर्ड होता है, ड्रिल डाउन भी कहते हैं। डैशबोर्ड क्या है बेसिकली, लाइक जब भी आप सॉफ्टवेयर खोलते हैं, ठीक है, तो उसमें एक इस तरीके से कुछ बना हुआ होता है, उसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन शो हो रही होती है कि भाई यूट्यूब का मिसाल ले लेते हैं। यूट्यूब का डैशबोर्ड आप खोलेंगे तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा कि भाई आपके रिसेंट वीडियोस जो है इस तरीके से काम कर रही हैं और आपने जो है इतने व्यूज आपको 28 डेज में आए हैं और इतने सब्सक्राइबर्स आपके हुए हैं। तो ये क्या हुए, जर्नल इन्फॉर्मेशन है, ये डिटेल में नहीं है। तो ये डैशबोर्ड में इस तरीके से कुछ ना कुछ होती है। अगर अकाउंटिंग के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हो सकता है कि भाई इतनी सेल्स हुई हैं और इतनी आपकी कॉस्ट आई है, इतना आपका प्रॉफिट बन रहा है। कुछ भी सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो डैशबोर्ड बना हुआ हो सकता है। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट सर्च वाला ऑप्शन आता है। डायरेक्ट सर्च ऑप्शन कैसे है कि यहाँ पे एक बार दी होगी जिसपे ये अक्सर मैग्नीफाइंग ग्लास बना हुआ होता है या सर्च भी लिखा हुआ हो सकता है। हर तकरीबन वेबसाइट में ये ऑप्शन होता है, सॉफ्टवेयर में भी होता है इस तरीके से। डायरेक्ट सर्च में हम क्या लिखेंगे कि भाई समझिए असलम था। असलम हमारा क्या है, कस्टमर है। तो हमें देखना है कि भाई असलम हमसे क्या क्या चीज़ें खरीदता है। या अ, राशिद है,
वो हमसे क्या क्या चीज़ें हमने उससे खरीदी हैं जो हमें पैसे देने हैं उसको, तो हमने जस्ट उनका नाम लिख दिया। या फिर कोई प्रोडक्ट है जो हमें देखना है कैसा काम कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट का कोड लिख दिया। तो कोड क्या होता है? कोड कोई भी शॉर्ट फॉर्म में आप सेव कर सकते हैं। मिसाल मैं अगर रखूं कि कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर में मेरी जो कंपनी है वो बेचती है, तो कैलकुलेटर की जगह मैं इतनी बड़ी स्पेलिंग लिखने की जगह मैं सिर्फ लिख देता हूँ कैलकुलेटर का कोड 1। दूसरा मेरे पास क्या है, शार्पनर्स हैं, पेंसिल्स हैं, रबर्स हैं, सबका कोड मैंने दे दिया है, प्रोडक्ट कोड 1 2 3 4, ये कैलकुलेटर का, ये शार्पनर्स का, ये पेंसिल का, ये रबर का। तो इस तरीके से मैं इसमें 1 डालूंगा और वो मुझे कैलकुलेटर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के देगी। तो ये डायरेक्ट सर्चेज हो गई हैं। प्रोडक्ट कोड डाल सकते हैं, नाम डाल सकते हैं, जो भी आपने सेटिंग की हुई है उस हिसाब से ये काम करेगा। और वो आपको स्पेसिफिक डेटा जो है वो निकाल के देगा कि ये देखें इसने ये चीज़ें ट्रांजेक्शन हुई हैं। कस्टम क्वेरी क्या है? कस्टम क्वेरी जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि बच्चों का हमने देखा कि 50 से ज़्यादा मार्क्स जो हैं जिनकी, वो बच्चे सिर्फ दिखाए हमें, उनके मार्क्स दिखाए कितने हैं वो दिखाए। तो इस हिसाब से कस्टम क्वेरी भी हम कर सकते हैं। ये तो हमने सिर्फ लिखा ना, स्पेसिफिक हमने लिख दिया कि भाई इस कस्टमर का या इस सेलर का हमें इंफॉर्मेशन दो। तो कस्टम क्वेरी में क्या कर सकते हैं हम, कि हमने लिखा है कि भाई परचेसेस हमें दिखाओ, ठीक है, परचेसेस हमें दिखाओ और 5,000 से ऊपर की दिखाओ। सही है। तो अब हमने इसको ज़्यादा स्पेसिफिक कर दिया, उसके बाद ये कस्टम क्वेरी हो गई। तो वो हमें 5,000 से ऊपर जो भी परचेसेस थी वो निकाल के देगा। तो इस तरीके से हम लोकेट कर सकते हैं अकाउंटिंग डेटा को। आगे चलते हैं। अब डिस्प्ले कैसे करते हैं अकाउंटिंग डेटा को, तो वो टेबल्स की सूरत में कर सकते हैं। टेबल्स आपने बहुत बार देखी होंगी, ये इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अक्सर बनी हुई होती हैं टेबल्स। ये देखें इस तरीके से, ये रही आपके पास एक मिसाल है टेबल। इसमें ज़्यादा कॉलम्स भी हो सकते हैं। ये इस तरीके से वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं, रोज कहते हैं, रोज। सही है। तो अब इसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन दी हो सकती है। ये मिसाल सीरियल नंबर, ये सेल्स जो हुई हैं और इन पर जो जितना लॉस या प्रॉफिट हुआ है, और फिर उसके रिजल्ट्स जो भी हैं। तो इस हिसाब से ये टेबल्स हमारे पास बनी होती है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट क्या होती है? रिपोर्ट एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट होता है, ज़्यादा पेजेस का भी नहीं हो सकता, कम का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस हिसाब से किस काम पर रिपोर्ट चाहिए। तो रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी की गई होती हैं, चार्ट्स भी यूज़ किए होते हैं, उसमें टेबल्स भी यूज़ की हुई होती हैं। बेसिकली जो भी जिस मकसद से भी रिपोर्ट बनाई है, तो वो उस पर्पस के हिसाब से हम अरेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को, डेटा को, और वो सारी हमारे पास क्या आ जाती है, रिपोर्ट बन जाती है। उसके बाद ग्राफ्स भी हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग डेटा को शो करने के लिए। ग्राफ्स कैसे हम यूज़ करेंगे? जैसे पाई चार्ट होता है, ये भी आपने अक्सर देखा होगा। इस तरीके से सर्किल बना हुआ होता है। एक मिनट में अच्छा सा सर्किल बनाओ। ये सर्किल बना हुआ होगा, और फिर उस सर्किल के अंदर जो है बहुत सारी पार्टीशंस होंगी। ये देखें इस तरीके से, ये 50-50 का हो गया, ये कम का हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास जो है पोर्शंस बने होते हैं। ये सर्कल 100% को शो करता है मोस्टली। और इसमें जो पार्टीशंस हुई हैं, मतलब सेल्स हुई हैं हमारी एक ही एरिया में। सही। तो अब वो डिफरेंट मंथ्स में हुई है, मतलब मंथ 1 में जितनी हुई हैं वो दिखा रहा है, मंथ 2 में जितनी हुई है वो दिखा रहा है अलग पोर्शन। मतलब 50% समझिए मंथ 1 में हुई, 20% मंथ 2 में हुई। इस तरीके से सर्कल जो है डिफरेंट चीज़ें हमें शो कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है बार चार्ट। बार चार्ट क्या होता है? बार चार्ट इस तरीके से हमारे पास ये बार्स बनी हुई होती हैं, और ये इस तरीके से वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये कंपैरिजन हम कर सकते हैं। मिसाल इसमें लिखा हुआ है कि भाई हमारा बजटेड जो खर्चा था, कि हमने एक्सपेक्ट किया था इतना खर्चा आएगा, वो ये था, पर एक्चुअल हमारा खर्चा जो है वो इतना आया है। ठीक है। दूसरे मंथ में भी हमारा एक्चुअल इतना आया है, बजटेड ज़्यादा था खर्चा, कम खर्चा आया है। तो इस हिसाब से हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई बजट्स के हिसाब से। और भी डिफरेंट हम वेज रख सकते हैं, पर फिलहाल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या है? लाइन चार्ट ये सिंपल जो हमारे पास होगा, जो अक्सर आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि भाई सेल्स ये बढ़ रही हैं और ये कम हो गई और ये
बढ़ रही हैं, अब सीधी सीधी चल रही हैं। तो इस तरीके से ये लाइन चार्ट हमारे पास आ गया। एक लाइन में हमें पता चल रहा है कि भाई मंथ 1 में इतनी हुई है, मंथ 2 में इतनी, 3 में इतनी, कम हुई है, ज़्यादा हुई है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें इन चार्ट्स के ज़रिए भी पता चल सकती है। डेटा जो है इस तरीके से भी सॉर्ट किया जा सकता है। और लास्ट में डैशबोर्ड आ जाता है। डैशबोर्ड हम पहले भी जो डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, ये डैशबोर्ड। तो इस डैशबोर्ड की सूरत में भी बहुत सारे ये चार्ट्स वगैरह टेबल्स बना के हमें डैशबोर्ड में भी डिस्प्ले कर सकते हैं। और डिस्प्ले क्या होगा? डिस्प्ले मतलब दिखाना। तो वो आप किसी स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं, अगर कोई अर्जेंट चीज़ है भाई स्क्रीन पे आपने जल्दी से दिखा दी, या फिर आप उसको प्रॉपर प्रिंट करके और फिर सबको आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि किसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कितनी जल्दी चाहिए, कितने कौन से फॉर्मेट में चाहिए। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करेगी कि आपको बताई गई होंगी कि इस तरीके से हमें चाहिए। उसके बाद आ जाता है चेकिंग अकाउंटिंग डेटा। अब हमने डिस्प्ले का देख लिया, उसके यूजेस देख लिए, यूजर को किस किस तरह से चाहिए होती है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? अब उसको चेक कैसे करना है अकाउंटिंग डेटा को, कि भाई सही भी है या नहीं है, या मतलब सही से प्रोसेसेस चल रहे हैं इनके या नहीं चल रहे। तो वो हम क्या करेंगे डेटा को चेक करने के लिए, कि हमारे पास ना किसी ने आके डेटा बना के हमें दिए कि भाई ये जो है इतने इतने चीज़ें में हमारी सेल्स हुई हैं, या इतने इतने खर्चे में हमारे। तो अब हम चेक करेंगे, अच्छा यहाँ पे 100 रुपये का खर्चा लिखा हुआ है डेटा में, तो अब इसका सोर्स फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिखाओ, मतलब इसकी रसीद दिखाओ, इसका बिल दिखाओ। फिर हम चेक करेंगे, अच्छा ये इसका बिल पड़ा हुआ है, ये अब दूसरा जो है ट्रांजैक्शन उसका बिल पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इस डेटा को उनके डॉक्यूमेंट्स के साथ। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो वहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स से हम क्या करते हैं, डेटा को कंपेयर करते हैं। इससे हम चेक कर सकते हैं कि वही सही डेटा बन रही है या नहीं। क्वेरिंग पर्सनल ऑन, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुई है। ऑन का मतलब क्या है? ऑन ट्रांजैक्शंस वगैरह कुछ भी। तो जो भी पर्सनल का क्या मतलब होता है? जो आपके पास नौकरी कर रहा है, एम्प्लॉय है आपका, जिसको आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है काम करने की, फिर वो कोई भी हो सकता है। तो पर्सनल मतलब जो वो जॉब कर रहा है बंदा। तो क्वेरी का क्या मतलब, उससे आप पूछ सकते हैं कि भाई ये जो आपने यहाँ पे लिखी हुई है 50 लाख की परचेस, ये कैसे हुई, ये किसने ऑथराइज की, किसके डिसीजन पे ये जो परचेस की गई है। तो इस हिसाब से आप जो जिन्होंने ये बनाया है या जिनके नीचे अंडर ये था काम, तो उनसे आप सवाल कर सकते हैं। फिर डेटा कंफर्म होगी कि भाई हाँ हुई है, या फिर ऐसे ही लिख दिया गया है। एनालाइज कर सकते हैं आप ट्रेंड, पैटर्न्स एंड रेशियोज। जैसे आपने देखा कि भाई हर साल आपका जो ट्रेंड था वो मतलब अप जा रहा था, कि आपकी सेल्स बढ़ रही थी, पर इस साल आपकी बिल्कुल ही कम हो गई है। तो अब यहाँ पे आपको डाउट लग रहा है कि भाई हर साल के हिसाब से तो और ऊपर जाना चाहिए था, पर ये तो बिल्कुल नीचे आ गया है। तो ये कैसे आ गया है? तो इस हिसाब से आप एनालाइज करके और फिर चेक कर सकते हैं कि कोई गलती वगैरह तो नहीं है इसमें। और फिर वेरीफाइंग ट्रांजैक्शन ट्रेल्स। ट्रांजैक्शन ट्रेल्स का क्या मतलब है कि किसने परचेज की और उसके बाद फिर क्या हुआ, और फिर कौन सा सामान आया। इस हिसाब से ट्रांजैक्शन जो भी हमारी हुई है, तो उसका सारा हमारा होता है प्रोसेस। तो वो हम चेक करेंगे कि भाई ये सही प्रोसेस फॉलो हुआ है, उसमें बीच में किसी ने कुछ जो है वो तो नहीं किया है, फ्रॉड वगैरह। तो इस हिसाब से हम पूरी ट्रांजैक्शन की ट्रेल भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये होते हैं प्रोसेसेस कुछ, जो जिससे हम चेक करते हैं कि अकाउंटिंग डेटा सही है या नहीं। अब चाहे वो कंप्यूटर करे, कंप्यूटर में भी वायरस आ सकता है, ग्लिचेस आ सकते हैं, उससे भी डेटा जो है वो करप्ट हो सकती है। हो सकता है जिन्होंने वो ओरिजिनल डेटा उसमें डाली है इनपुट करते हुए वक्त वो ही गलत हो। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है और होता भी है। तो वो हम देखेंगे आम गलतियां कौन सी होती हैं और उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो ट्रांसपोजिशन एरर हो सकता है। ट्रांसपोजिशन एरर का क्या मतलब है? जैसे 560 है, नंबर्स तो सेम ही है, 5 इसमें है, 6 इसमें है, 0 भी इसमें है, ये तीनों इसमें भी है, पर क्या हुआ हमने उसकी अरेंजमेंट चेंज कर दी। ये अक्सर टाइपिंग में जल्दी जल्दी में हो जाता है कि हम नंबर्स को जो है उल्टा डाल देते हैं। तो ये ट्रांसपोजिशन एरर्स की वजह से भी आपकी गलतियां हो सकती हैं। क्लर्क या इंटर्न की ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई हुई है, उसने सही नंबर्स नहीं डाले हैं, उसको पता नहीं चला कि कौन सी चीज़ कहाँ पे, उसने सेल्स वाली चीज़ परचेस में डाल दी, परचेस वाली सेल्स में। तो वो भी गलतियां कर सकते हैं डेटा एंट्री में। पुअर हैंड राइटिंग ऑन सोर्स डॉक्यूमेंट्स। आपको कोई बिल मिला पर वो कोई कंप्यूटराइज्ड बिल नहीं था, वो बिल हाथ से लिखा हुआ था, उसमें 580 लिखा हुआ था, पर 5 इस तरीके से लिखा हुआ था, आपको लग रहा था 6 है।
तो आपने एंट्री जो की वो 650 की तो इस तरीके से गलतियां हो सकती हैं पुअर हैंडराइटिंग की वजह से भी। जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपने एंटर की थी वो, तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो या तो ओमिट किए गए या हो गए, सही है, या फिर उनको ओवरलुक कर दिया गया। मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट्स जो है, समझे आपके पास 50 रसीदें थी, आपकी 2 रसीदें जो हैं वो इधर उधर हो गई हवा की वजह से और वो आपने देखी नहीं, और उसके बाद आपने एंट्री की 48 की, जबकि करनी थी 50 की, तो आपके पास गुम हो गई या कहीं चली गई, तो उसकी वजह से भी आपकी डेटा गलत हो जाएगी। फ्रॉड एंड मैलिशियस इंटेंट, मतलब किसी फ्रॉड की वजह से, मतलब दिखाना है कि भाई हमने जो है खर्चे ज़्यादा किए हैं, ताकि जो ज़्यादा खर्चे वाले पैसे हमने डाले हैं वो हम अपनी जेब में डाल लें। मिसाल, 100 रुपए का सामान आया था, हमने लिख दिया 110 का आया था, जबकि 10 रुपए का एक्स्ट्रा जो है वो हमने अपनी जेब में रख दिए थे। तो इस तरीके से फ्रॉड या मैलिशियस इंटेंट की वजह से भी डेटा एंट्री एरर्स पॉसिबल हैं। कैसे अवॉइड की जा सकती हैं, लास्ट हमारे पास टॉपिक आ गया है, कैसे कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई ट्रेनिंग नहीं है इनकी, तो भाई ट्रेनिंग दो। फ्रॉड कर सकते हैं तो भाई इनके ऊपर सुपरवाइजर रख दो। सिंपल को आप एंट्रीज की टेस्ट करो। मिसाल, आ, हमने देखा भाई 50, हमने, हमारे पास ना 100 एंट्रीज हैं, हमने 25 शुरू वाले 50 की और 25 बाद वाले 50 की। अब ये दोनों जो है हमने सैंपल निकाल दिए, सही है। 25, ये हमारे पास टोटल 100 थी, हमने इनको 50-50 में डिवाइड किया और 25 इस साइड से 25 इस साइड से हमने जो है वो निकाल लिया, और फिर उनको उनके सोर्स डॉक्यूमेंट से हमने चेक किया कि ये सही एंट्री की हुई है या नहीं की हुई है। तो उससे हमें पता चल गया कि भाई ये कितनी करेक्टनेस इसमें हो सकती है। अगर हमें बहुत सारी गलतियां मिल जाए इनमें, तो मतलब और डॉक्यूमेंट्स भी गलत होंगे और डेटा भी गलत होगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा, टेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से सैंपल्स, ये जो हमने निकाले ये इनको हम सैंपल्स कहेंगे। उसके बाद वैलिडेटिंग डेटा बाय कंपेयरिंग द एक्यूरेसी ऑफ डेटा पोस्टेड टू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब हम यही वाली चीज़ है, दोबारा हम देखेंगे कि भाई जो डेटा हमने पोस्ट की थी उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से कंपेयर करेंगे कि सही पोस्ट की हुई है या नहीं है। इंश्योरिंग इनफ स्टाफ मतलब आपने एक बंदा रख दिया है, अब उसको 5,000 जो है एंट्रीज करनी है, तो वो थक जाएगा, वो कहेगा जल्दी जल्दी कर लूँ, तो फिर जल्दी जल्दी में वो गलत कर देगा। तो ऐसा नहीं करना आपने, अगर 5,000 हैं तो अगर कम से कम 5 बंदे रख दें, 10 बंदे रख दें, इतने रख दें कि वो आराम से काम कर पाए और उनसे गलतियां ना हो। उसके अलावा हमारे पास ऑटोमेटिक एंट्री प्रोसीजर्स भी हम रख सकते हैं, जैसे स्कैनिंग। हमारे पास जाते हैं ना, हम मार्ट्स वगैरह में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लिखते नहीं है कि इतने पैसे हो गए इतने पैसे हो गए। वो एक होता है, बार बना होता है, बार कोड बना होता है, तो वो बार कोड इस तरीके से ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं, तो वो उसको एक स्कैनर से स्कैन करते हैं और कंप्यूटर में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट है और इतने इसके पैसे हैं। तो वो ऑटोमेटिक हमने सिस्टम कर दिया डेटा एंट्री का, तो इससे गलतियों की गुंजाइश कम होती है। उसके अलावा चेकलिस्ट वगैरह हम बना दें कि भाई जो भी आप काम करो, अक्सर जहाज जो है, एरोप्लेन्स हैं, उनको चलाने से पहले उनके पास हाथ में एक चेकलिस्ट होती है कि भाई फ्यूल चेक करना है, पर चेक करने हैं, बटन्स जो भी हैं ये चेक करने हैं कैसे हैं, मीटर्स चेक करने हैं। तो वो ऐसे ही दिमाग से नहीं कर रहे होते, जबकि उनको पता होता है क्या क्या काम करने होते हैं, पर अक्सर हमसे गलती हो सकती है, इसलिए चेकलिस्ट होना जरूरी है। शॉपिंग में भी मिसाल, आप चाहें आपको पूरे महीने की शॉपिंग करनी है, तो अगर आप जाएंगे कुछ ना कुछ भूल के आ जाएंगे, पर अगर आपके पास लिखा होगा पेपर पे कि ये चीज़ें हमें खरीदनी है, तो आप टिक मार्क उनको करते जाएंगे, तो ऐसे कम होगा कि आपके आपके सारे सामान आप ना खरीद लें। हो सकता है कुछ सामान वहां पर हो ना, या कुछ सामान आप कहेंगे चलो जरूरी नहीं है छोड़ देते हैं, पर उसके अलावा आप सारा सामान खरीद लेंगे, कोई गलती नहीं होगी, कोई चीज़ रह नहीं जाएगी। तो इस तरीके से भी हम चेक लिस्ट वगैरह बना सकते हैं प्रोसीजर्स की वेरिफिकेशन के लिए। सही है, तो ये हमारा पूरा आज का लेक्चर था। अब इसको जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। अकाउंटिंग डेटा कैसे यूज़ की जाती है, लोकेट कर, यूजर्स जो यूज़ करते हैं वो वेरियस मेथड्स से यूज़ करते हैं उसको लोकेट करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, और अकाउंटिंग डेटा को चेक करने के लिए। लोकेट कैसे करते हैं भाई, स्टैंडर्ड रिपोर्ट होती है सॉफ्टवेयर में, वो भी हमें हो सकती है डैशबोर्ड से हम देख सकते हैं, डायरेक्ट हम सर्च भी कर सकते हैं, क्वेरी भी कर सकते हैं, ये सॉफ्टवेयर की बात हो रही है सारी। सही है, डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं, टेबल्स में कर सकते हैं, रिपोर्ट्स में कर सकते हैं, और ग्राफ्स में कर सकते हैं, डैशबोर्ड में भी दिखाई देता है। और ग्राफ्स के अंदर हमने पाई चार्ट देख लिया, ये सर्किल वाला, बार चार्ट हमने देख लिया ये वाला जिसमें कंपैरिजन कर रहा है, लाइन चार्ट हमने देख लिया ये वाला। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे डैशबोर्ड ठीक है। उसके बाद चेकिंग अकाउंटिंग डेटा चेक कैसे करते हैं, उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से हम
कंपेयर करेंगे कि सही इंटर हुआ हुआ या नहीं। जो उन्होंने ये काम किया है उनसे पूछेंगे, एनालाइजिंग ट्रेंड करेंगे, देखेंगे कोई गड़बड़ नज़र आ रही है तो उसको चेक करेंगे, और वेरिफिकेशन करेंगे उसकी ट्रांजैक्शन ट्रेल्स की, कि ये जो प्रोसेस सही से फॉलो हुआ है या नहीं, कहाँ से परचेस हुई है, किसने किया है परचेस, किसने ऑथराइज किया है, इस तरीके से। डेटा एंट्री एरर्स कैसे हो सकते हैं, ट्रांसपोजिशन, बल्कि एरर्स हम आगे चल के और भी पढ़ेंगे, और फिलहाल ट्रांसपोजिशन आप समझ लें। और दूसरा ओमिशन हमने समझ लिया। ओमिशन क्या मतलब, सिरे से ही हमने डॉक्यूमेंट्स को नहीं रिकॉर्ड किया, जैसे ओमिटेड लिखा हुआ है ना, तो उसके लिए ओमिशन हमारे पास यूज होता है वर्ड, जिस तरीके से ट्रांसपोजिशन यूज हुआ हुआ है। तो ट्रांसपोजिशन की वजह से हो सकती है गलती, क्लर्क की ट्रेनिंग नहीं हो सकती, हो सकता है इंटरनेट ट्रेनिंग सही से नहीं की हुई हो, और सोर्स डॉक्यूमेंट में ही कोई गलती हो सकती है, या पूरा हैंड राइटिंग हो सकती है, और हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स को सिरे से ही सिस्टम्स में नहीं डाला, या फ्रॉड या मैलिशियस इंटेंट्स की वजह से, हमने गलत नीयत की वजह से हमने डेटा को खराब करके लिखा है। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डेटा एंट्री को, एरर्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हमने गलतियां देखी, इनको अवॉइड करके ट्रेनिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको ट्रेनिंग देकर, सुपरवाइजर उनके ऊपर रख के कि वो चेक करे सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिंपल को या डॉक्यूमेंट्स को हम चेक कर सकते हैं कि भाई वो हमारे पास जो डेटा दी हुई है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से हिसाब से सही है या नहीं। और ज़्यादा बंदे हम हायर कर सकते हैं ताकि वो सही से काम करें, ऐसा ना हो कि किसी एक पे बर्डन पड़ रहा हो। और हम ऑटोमेटिक सिस्टम्स जो हैं वो भी डाल सकते हैं, चेक लिस्ट वगैरह भी रख सकते हैं, ताकि सही से सारे प्रोसीजर्स फॉलो हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।